हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सर ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग पढ़ते हैं एसएसटी सोशल साइंस करते हैं 2025 का पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो याद रखेंगे पॉलिटिकल साइंस से शुरू करते हैं। ठीक है, हिस्ट्री हम बताएंगे, पहले पॉलिटिकल साइंस को समझ लिया, आसान है। क्वेश्चन है कि राज्य वित्त आयोग के प्रमुख कार्य क्या। अब राज्य मतलब देखिए यहाँ पे राज्य नहीं लिखा है, राज्य लिखा है। वित्त, वित्त मतलब पैसा, आयोग मतलब उसका कोई कमीशन बना होगा, आयोग बोर्ड बना होगा, उसका कार्य क्या है। नाम से क्लियर है कि वो वित्त मतलब पैसा, पैसा का बंटवारा करेगा। अब यहाँ पे हमारे पास दोहरी शासन व्यवस्था है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। जैसे सीमा शुल्क जा रहा है, सीमा शुल्क पर जो कर लग रहा है, चुंगी कर, जो सीमा शुल्क लग रहा है, चुंगी कर लग रहा है, वाहनों पर कर लग रहा है, आखिर वो आप कभी सुने कि शिक्षा पर जो बजट होता है, शिक्षा में 40 और 60 का रेशियो होता है। इसे राज्य सरकार 60% खर्च करता है या केंद्र सरकार 60% खर्च करता है, 40% राज्य सरकार खर्च करता है। तो ये सभी तालमेल करना ही, बंटवारा करना ही राज्य सरकार, राज्य वित्त आयोग का काम है। तो करों को, कर मतलब टैक्स, राज्य एवं केंद्रों के बीच बंटवारा करना। जैसे सीमा शुल्क में रहता है, भैया जिस राज्य को सीमा पार कर रहे हो उस राज्य का भी तो कुछ न कुछ टैक्स हुआ। करों को राज्य एवं केंद्र के बीच बंटवारा करना। अगला है राज्य में पैसे की जांच करना, वित्त की जांच करना कि राज्य के वित्त कोष में पैसा कितना है, तभी तो योजना लागू किया जाएगा। पंचायतों और नगर पालिका, पंचायत मतलब गांव में और नगर पालिका मतलब शहर में को दी जाने वाली सहायता का, जैसे आप पंचायत में जगह जगह पर लाइट लग रहा है गली गली में, तो आखिर वो पैसा कहाँ से, राज्य वित्त आयोग से ही आता है। ठीक है, सहायता का अनुदान की मात्रा निर्धारित करके कितना नगर पंचायत में भेजना है, किस नगर पालिका में इतना भेजना, किस नगर निगम में इतना भेजना, किस ग्राम पंचायत में इतना पैसा भेजना। जैसे आप लोहिया स्वच्छता अभियान देखे होंगे, लोहिया स्वच्छता मिशन के अंतर्गत लोगों को छोटे छोटे बाल्टी दिया जाता है, उनको साफ कूड़ा कर डालने के रखने के लिए। ठीक है, जग भी दिया जाता है पानी उन्हें पीने के। तो लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत क्या वो निर्धारित करते हैं किस ग्राम पंचायत को कितना पैसा दिया जाए। तो मुख्य रूप से पैसा की बंटवारा करता है। ठीक है, क्या कची में राज्य और केंद्र सरकार में पहले सीमा शुल्क का बंटवारा करेगा। दूसरा क्या कहता है, राज्य के वित्त आयोग की वित्त की जांच करता है कि राज्य में पैसा कितना है। तीसरा क्या करता है कि ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं में दी जाने अनुदान, सब्सिडी बोलते हैं जिसको, सब्सिडी अनुदान। ठीक है, अनुदान की मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे राज्यपाल को अनुशंसाएं प्रस्तुत करता है। राज्यपाल, गवर्नर जो होते हैं, राज्यपाल को अनुशंसाएं प्रस्तुत करना होता है राज्य वित्त आयोग को। कि राज्यपाल भवन में, जैसे आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करें तो यूनिवर्सिटी की सारी जो बड़ी बड़ी फीसें हैं वो राजभवन में ही जाती हैं, राजभवन में जमा करना होता है। तो राजभवन से राज्यपाल के अनुशंसा जाता है कि इस यूनिवर्सिटी में ये सुविधाएं देना है। तो ये सभी वित्त का काम यही करता है। सूचना का अधिकार किस प्रकार उत्तरदायी और लोकतंत्र। देखिए उत्तरदायी का मतलब रेस्पॉन्सिबल। ठीक है, सूचना का अधिकार मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन, 2005 में शुरू किया गया था राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। किस प्रकार उत्तरदायी मतलब किस तरह से रेस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी लोकतंत्र का लिए लाभदायक है। मतलब लाभदायक है मतलब किस प्रकार से एक बेहतर लोकतंत्र बनाता है। देखिए क्वेश्चंस का अर्थ समझ जाइएगा तो क्वेश्चंस का आंसर करना बहुत आसान है। ये आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ, आए दिन जिंदगी से जुड़ा हुआ चीजें होती है। अब इसी को क्वेश्चंस को नहीं है तो समझिए, इसको 2 बार पढ़िए एग्जाम में। सूचना का अधिकार, अच्छा हमें सूचना चाहिए। ठीक है, किस प्रकार मतलब कैसे, उत्तरदायी मतलब रेस्पॉन्सिबल, बेहतर, लोकतंत्र के लिए अच्छा है, लाभदायक है, बेनिफिट है। तो लोकतंत्र के लाभदायक कब होगा, जब उसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा, जब क्या है, देखिए इसमें पहला का लोकतंत्र को उत्तरदायी बनाता है क्योंकि यह भ्रष्टाचार को कम करता है, जिससे हमारा लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन, लोगों की चीजें। ठीक है, भ्रष्टाचार को कम करता है, नागरिकों को सशक्त बनाता है, नागरिकों को अपना अधिकार देता है कि आप यह आपका अधिकार है, आप इसे हम लेकर के रहिए। ठीक है, तो नागरिकों को सशक्त बनाता है, अपने अधिकार के प्रति जागरूक करता है, राइट टू इंफॉर्मेशन। चलिए दोहरी शासन व्यवस्था, नाम भी अमल के ये सब नहीं आ रहा है हमें, तो हम कैसे बनाएंगे। दोहरी मतलब दुगो, शासन मतलब शासन व्यवस्था। किसे कहते हैं, शासन जो सत्ता है। ठीक है, तो देखिए दोहरी शासन ऐसा शासन प्रणाली जिसमें सत्ता का संचालन राज्य और केंद्र सरकारों के राज्य एवं केंद्र सरकार में विभाजित कर चलाया जाता है, तो दोहरी शासन प्रणाली कहलाता है। जैसे आप ऐसा शासन प्रणाली जिसमें सत्ता का संचालन राज्य एवं केंद्र सरकार में विभाजित करके चलाया जाता है। अब जैसे देखिए यहाँ पे बिहार में राज्य सरकार जैसे जदयू और भाजपा मिलके है, केंद्र में क्या है, भाजपा की सरकार है। तो भाजपा पार्टी से कोई मतलब नहीं है, पार्टी का कोई लेन देन नहीं, मेरा राजनीति से कोई संबंध नहीं है। यहाँ पे समझाने के लिए हमने बोला कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, कुछ चीजें ऐसे होती है जो केंद्र सरकार देती है और कुछ ऐसे जो राज्य सरकार की ही होती है। तो जैसे अभी आप मनोरंजन कर में जो आपको सिनेमा हॉल वगैरह जो टैक्स
टैक्स वसूलता है वो सिर्फ राज्य सरकार का होता है, उसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं करता है। तो यहाँ पे टैक्स की बंटवारे की बात नहीं, शासन व्यवस्था चलाने की बात हो रही है, ठीक है। तो शासन व्यवस्था जब राज्य और केंद्र सरकार के बीच में बंटवारा करके चलाया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वो दोहरी शासन प्रणाली या दोहरी शासन व्यवस्था कहते हैं। आइए, सत्ता का क्षैतिज वितरण। सत्ता का क्षैतिज वितरण क्या होता है? सत्ता का बंटवारा विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका में वितरण करना ही सत्ता का क्षैतिज वितरण होता है। सत्ता का विभाजन विधायिका में कर रहे हैं, कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है, कार्य करने के लिए, न्याय करने के लिए, ठीक है। सत्ता का क्षैतिज वितरण कहलाता है। नगर निगम के अंग क्या, देखिए वैसे किताब में 4 अंग दिया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रमुख 3 अंग लिखे, हमने प्रमुख लिखा है। तो पहला है मेयर। मेयर मतलब महापौर, यह नगर निगम का अध्यक्ष होता है, बैठक की अध्यक्षता करता है। नगर निगम परिषद यह क्या कहते हैं, यह विधायी अंग है, ठीक है। नगर निगम विधायी कानून। नगर आयुक्त क्या, तीसरा, यह नगर निगम का कार्यकारी ऑफिशियल अधिकारी होता है ना, ऑफिशियल अधिकारी होता है। चलिए, वर्तमान भारतीय राजनीति में लोकतंत्र के लिए चुनौती है क्या क्या? वर्तमान भारतीय राजनीति में लोकतंत्र की चुनौती क्या क्या है? तो पहला है जातिवाद। हाँ, कैसे कह सकते हैं, वर्तमान भारतीय राजनीति में लोकतंत्र में जातिवाद एक चुनौती है, क्योंकि जाति के आधार पर लोग वोट करते हैं, जिससे आप एक बेहतर प्रतिनिधि को चुन नहीं पाते हैं लोग, और जाति के आधार पर वोट देते हैं। इस तरह से यह लोकतंत्र में चुनौती है। धन बल का प्रयोग। धन बल, हाँ, धन बल के प्रयोग से गलत लोग पैसा दे करके वोटर्स को खरीद लेते हैं, और वह वोटर्स उसके पक्ष में देता है वोट मत, इसलिए वो सही प्रतिनिधि का चुनाव नहीं कर पाता है। जो लोकतंत्र में, राजनीति में, लोकतंत्र के लिए, राजनीति में लोकतंत्र की चुनौती है। अशिक्षा, लोग पढ़े लिखे नहीं है, जिसको कहते हैं भला फुसलाकर उसी को वोट दे देते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अशिक्षा भी वर्तमान भारतीय राजनीति में लोकतंत्र के लिए चुनौती है। आतंकवाद क्या है? आतंकवाद भी वर्तमान भारतीय लोकतंत्र में चुनौती है, क्योंकि आतंकवाद, जिस क्षेत्र में आतंकवादी है, पहाड़ वगैरह में, तो वहां पे लोकतंत्र आतंकवाद कैसे है? क्योंकि आतंकवाद भी एक भारतीय राजनीति में लोकतंत्र में चुनौती है, क्योंकि आतंकवाद से पहाड़ में जो पर्वतों में बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, बड़े बड़े जो कंदराओं में आतंकवादी छुपे रहते हैं, वो अपने पक्ष में वोट दिलवाते हैं, या फिर वोट देने वाले जो सरकारी तंत्र अफसर तो उनको मार पीट करके जैसे तैसे ध्वस्त कर देते हैं, और अपने पक्ष जिसको कहते हैं उसी को वोट देने के लिए अपील कराते हैं। इस तरह से हम एक बेहतर प्रतिनिधि का नहीं चुन पाते, जो लोकतंत्र के लिए चुनौती है। आइए, आतंकवाद हो गया, इसके बाद आपको परिवारवाद। अपने परिवारवाद क्या है? अपने परिवार के लोगों को ही राजनीति में लाना, सत्ता में लाना ही परिवारवाद कहलाता है, ठीक है। इस तरह से परिवारवाद के कारण भी आप लोकतंत्र की चुनौती, परिवारवाद के कारण भी अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव नहीं कर पाते हैं। अगला आपको है कि सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता कैसे? हाँ, सांप्रदायिकता मतलब सांप्रदायिक दंगे लोग करा करके, धर्म के आधार पर जो सांप्रदायिक दंगे करा देते हैं। इस तरह से लोग राजनीति में लोग भाषण देकर के, लंबी लंबी भाषण देकर के, और सांप्रदायिक दंगे का माहौल बना देते हैं, जिससे आप बेहतर प्रतिनिधि का चुनाव नहीं कर पाते हैं। इसे लोकतंत्र के लिए चुनौती है। धन्यवाद। आइए, अभी हम लोग देखें पॉलिटिकल साइंस से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अब हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स में अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, ठीक है। मानव विकास सूचकांक यानी HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एक HDR भी होता है सूची, HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। आइए, HDI क्या होता है? देखिए, ऐसा सूचकांक जिससे किसी देश के मानव विकास स्तर को मापता है, मतलब कि हमारे देश में एक साल में मानव का विकास स्तर कहां तक पहुंचा। ऐसे हमारे प्रति व्यक्ति आय से और राष्ट्रीय आय से गणना होता है। तो उस किन चीजों का मुख्य आधार बनाया जाता है? 3 चीजों का मुख्य आधार बनाया जाता है। पहले जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, आय। जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य, शिक्षा, आय। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय, ये 3 को आधार बनाया जाता है। यही 3 आयाम है, डायमेंशन है इसके। HDI HDI में भारत का स्थान कौन सा है? तो 130वां स्थान है, ठीक है। आर्थिक क्रिया क्या है? वे सभी क्रियाएं, नाम से क्लियर, आर्थिक मतलब धन, अर्थ, वे सभी क्रियाएं जिससे आय की प्राप्ति, आय मतलब पैसा की प्राप्ति, तो उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं, जैसे व्यवसाय, व्यापार, उद्योग, एक्सेट्रा। WTO का गठन, WTO का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य लिखने के उद्देश्य लिखे तो पहला, सभी देशों के बीच एक संस्था है जो पूरे देश को व्यापार कंट्रोल करता है। सभी देश के बीच व्यापार को सुचारू रूप से संचालन करना मतलब चलाना।
व्यापार से जुड़े विवाद, जैसे व्यापार से जुड़े हुए कि मतलब कि एक देश जो बना रहा है कंपनी, एक देश का कंपनी जो बना रहा है उसी का कॉपीराइट कॉपी करके दूसरा भी उसी नेम से नहीं बना सकता है। ये सभी का संतुलन WTO के तहत होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। व्यापार से जुड़े विवाद का निपटारा करना, व्यापार के नियमों का निर्धारण करना कि आपको कैसे हॉलमार्क देना है, किस चीज पर हॉलमार्क रहेगा, किस पर FSSAI का रहेगा मार्का, ISI का मार्का, ये सभी WTO के अंतर्गत निर्धारण होता है। दोहरी गणना क्या, देखिए नाम है के लिए दोहरी मतलब दोबारा। राष्ट्रीय आय की गणना के दौरान होने वाली ऐसी त्रुटि जहां किसी वस्तु या सेवा के मूल्य को एक से अधिक बार जोड़ लिया जाता है उसे दोहरी गणना कहते हैं। अब जैसे कैसे, मान लीजिए बिहार में व्यक्ति है, कमा रहा है उत्तर प्रदेश में, सपोज है, तो बिहार में उसकी जो आय आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो बिहार में जब जनगणना करने गए तो उसकी आय को हम काउंट करें कि आपके फलाना घर से इतना रुपया आया। जब उत्तर प्रदेश में गणना हुआ तो उसमें वहां भी वो इंक्लूड करा दिया कि मेरी आय इतना है, तो वहां पे दोहरी जनगणना आ गया, दोहरी गणना आ गया ना। राष्ट्रीय आय की गणना के दौरान होने वाली ऐसी त्रुटि जहां किसी वस्तु या सेवा के मूल्य को, यानी वस्तु के मूल्य को, खाली अगर या वाला नहीं समझ तो छोड़ दीजिए उसको, खाली वस्तु में समझिए, वस्तु के मूल्य को या सेवा के मूल्य को एक से अधिक बार जोड़ लिया जाता है, उसे हम लोग दोहरी गणना कहते हैं। देश की आर्थिक विकास में आधारित संरचना की क्या भूमिका है? नाम में क्लियर है कि देश के आर्थिक विकास मतलब पैसा का विकास हो, वित्त का विकास हो। आधारिक संरचना मतलब रेल, सड़क, परिवहन, बिजली, ये बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सभी आधारित संरचना का मतलब होता है उनका बेस मजबूत रहे ताकि हमारे देश के विकास कैसे होगा? सड़क बेहतर होगा, परिवहन बेहतर होगा, बिजली बेहतर होगी, स्वास्थ्य, व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तभी तो काम कर सकता है। देश के आर्थिक विकास में आधारित संरचना जैसे सड़क, बिजली, परिवहन, बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये लिखा है स्वास्थ्य, शिक्षा आदि औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उत्पादन में वृद्धि, पहला है उत्पादन में वृद्धि। कैसे आधारित संरचना से उत्पादन में वृद्धि कैसे होता है? हाँ, आधारित संरचना जैसे सड़क, बिजली, परिवहन व्यवस्थित रहे तो उद्योगों में माल की खपत अच्छी होती है जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है। जैसे अगर उद्योग में उत्पादन में वृद्धि कब होगा? जब बेहतर सड़क, बिजली रहेगा, सड़क रहेगा। मान चलिए हम कारखाना बैठा दिए और वहां पे कारखाना में बैठा दिए और वहां पे निकलने के लिए, ट्रक जाने के लिए बेहतर व्यवस्था है, तो उसी में ट्रक फंस जाएगा। जो जाना माल 1 घंटा में पहुंचेगा 10 घंटा में, ठीक है। तो ये बेहतर है ताकि उत्पादन जल्दी जल्दी सप्लाई होगा तो उत्पादन वृद्धि होगा। बाजार का विकास, हाँ, सड़क रहेगा, उद्योग के आसपास, कारखाने के आसपास बेहतर जमीन होना चाहिए, सड़क का, परिवहन का व्यवस्था कि माल वहां से आ सके और जा सके। तो सड़क और परिवहन के व्यवस्थित रहेगा तो बाजार का विकास होगा। रोजगार का सृजन, अब देखिए अगर ये कैसे हो सकता है? आधारित संरचना का विकास होगा तो देश की आर्थिक व्यवस्था बेहतर होगा। देश का कब बेहतर होगा? जब रोजगार का सृजन, रोजगार का क्रिएशन होगा, क्रिएटिविटी, रोजगार क्रिएट होगा। तो जैसे उद्योग बैठाएंगे हम लोग, तो कल कारखाना बैठाएंगे तो वहां के लोगों तो हम लोग को रोजगार देना ही है, तो वहां रोजगार का सृजन होगा। कब? जब आधारित संरचना बेहतर रहेगा तब। सामाजिक विकास, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर रहने पर सामाजिक विकास होता है, जैसे अस्पताल वगैरह शुद्ध रहने पर। अब इसका फोटो